हमारे आज के मेहमान हैं श्री प्रशांत खेमका साहब। आप फाउंडर हैं व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के और पिछले 4 साल में खेमका साहब ने हमारी देश की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम खड़ी करी है। लगभग 27 से 30 हज़ार करोड़ रुपए खेमका साहब मैनेज करते हैं व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट में, और लगभग 17 साल तक आपने गोल्डमैन सैक्स के साथ भी काम किया है। नमस्ते खेमका साहब, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग बहुत ही शानदार मोमेंटम बाजार में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। आपके जितने निवेशक व्हाइट ओक मैनेजमेंट में हैं वो बहुत ही खुश होंगे। बताइए अब यहाँ से आगे बाजार कहाँ जा रहा है? देखिए, आगे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और आपको भी नूतन वर्ष की शुभकामनाएं और आपको बधाई भी हो। आपने आई थिंक आज आपकी 17वीं सालगिरह है CNBC आवाज की, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं तो। जी बिल्कुल। क्या वह सही है? जी बिल्कुल, हम लोग पिछले 17 साल से बाजार से जुड़े हुए हैं और आप जैसे व्यक्तियों की राय नॉर्मल दर्शक तक, रिटेल इन्वेस्टर तक पहुंचाते हैं। बताइए। के लिए भी शुभकामनाएं आपको। आगे के बाजार, ओवरऑल बाजार के बारे में आगे क्या होगा कहना, मैं कई बार कहता हूं, और सिंस ये हिंदी चैनल है तो डायलॉग भी उचित लगे। वो डॉन में डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्या बात है। मूवी में डॉन तो फिर भी पकड़ा जाता है, बट बाजार में आगे क्या होगा ये कहना बिल्कुल नामुमकिन है। शॉर्ट टर्म यानी अगले 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने में क्या होगा कहना नामुमकिन। आज से 24 महीने पहले अगर इसी वक्त आपके 15वीं सालगिरह पे अगर किसी को कह दिया गया होता कि दुनिया भर में ये महामारी फैलेगी कोविड की और करोड़ों लोगों को अफेक्ट करेगी, इतने लॉकडाउन होंगे, इतने 10 या लाखों लोग मरेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कोई ये उम्मीद या कोई में हिम्मत नहीं होती कि कहता कि अगले 2 साल में 50% मुनाफा होगा मार्केट से। तो आगे क्या साल 2 साल में होगा ये कहना मुश्किल, बट ओवर टाइम आप दुनिया भर में देखो, चाहे अमेरिका में देखो या यूरोप में देखो या कहीं भी, ज्यादातर ओवर टाइम जो मार्केट से रिटर्न मिलता है वो कंट्री के नॉमिनल GDP ग्रोथ के इर्द गिर्द का रिटर्न सालाना छूटता है, जो कि इंडिया में 10 से 11% पकड़कर चलते हैं हम। तो उम्मीद यही है कि अगले आने वाले 12 महीनों में भी 10 से 11% का रिटर्न छूटना चाहिए, और ये आशा हमारी साल दर साल बदलती नहीं है। पिछले साल भी आप पूछते तो यही आशा होती, वो सबसे रीजनेबल आशा है, और अभी सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारी टीम इन्वेस्ट कर रही है। हमारी टीम की ये उम्मीद है कि जो क्लाइंट का, निवेशकों का पैसा जो आपने बताया 45-46 हजार करोड़ जो मैनेज कर रही है टीम, वो 10-11% से बहुत ज्यादा हो उनका रिटर्न। बट कहना ऑब्वियसली बाजार के बारे में नियर टर्म में कोई नामुमकिन काम है। जी चलिए, तो खेमका साहब, ये आपकी मॉडेस्टी है जो आप प्रतिशत का दर नहीं बता सकते। ये मान के चलते हैं कि भारतीय बाजार आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे एशियाई बाजारों को, और जो हमारी नॉमिनल GDP ग्रोथ है। अब आप सिंगापुर में बैठे हुए हैं और अक्सर जो विदेशी मित्र भारत में निवेश करते हैं उनसे चर्चाएं करते हुए दिखते हैं। आपकी अपनी PMS स्कीम जो है वो सन 2022 में अपने रडार पर क्या देख रही है? ये जो पैसा इस ताबड़तोड़ तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में और PMS स्कीम्स में आ रहा है, ये आप कहाँ निवेश करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारी टीम है पूरे मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर एक क्षेत्र में इन्वेस्ट करती है, हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, और एक टॉप डाउन, ऊपर से जो है कोई व्यू नहीं लिया जाता कि भाई ये सेक्टर ज्यादा अच्छा करेगा या वो सेक्टर ज्यादा अच्छा करेगा। वो हमारे हिसाब से उसमें कोई आनी जानी नहीं है। जो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक है उससे हम लोग लेते। तो ये कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि पिछले कई सालों से और अभी भी वही हमें दिख रहा है मार्केट में कि बैंकिंग क्षेत्र में, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स है, प्राइवेट NBFCs है, वहां पर हमारी टीम को एक तो
काफी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है आज भी। हालांकि ये कुछ चेंज नहीं हुआ है पिछले 5-7 सालों में, और जब से हमारी कंपनी है 5 साल में ये चेंज नहीं हुआ है इसमें कुछ ज्यादा। सेकंड, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, आईटी सर्विसेज कंपनी है, उसमें भी कई बहुत अट्रैक्टिव कई कंपनीज टीम को इन्वेस्ट करने के लिए मिल रही है, और उनमें इन्वेस्टमेंट, और ये भी पिछले 4-5 साल में क्वाइट रेगुलर है। जो अंडरलाइंग कंपनीज है वो चेंज होती रहती है, उनमें बदलाव आता रहता है, बट मोटा मोटा ये दो सेक्टर में ये बड़े बड़े सेक्टर है कंट्री के, और इनमें नंबर ऑफ कंपनीज भी सैकड़ों की तादाद में है। तो इनमें एंड बहुत वेल गवर्न्ड कंपनीज, अभी आईटी सर्विसेज में आप देखिए, फाइनेंशियल सर्विस में देखिए, काफी बहुत ही उम्दा गवर्नेंस वाली कंपनीज आपको मिलेगी इवेल्युएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, और उसमें से टीम को बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमेशा से मिली। इनके अलावा कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स है, चाहे वो स्टेपल्स कहिए या डिस्क्रेशनरी कहिए, उनमें कई उम्दा कंपनियां हैं जिनमें टीम ने इन्वेस्ट किया हुआ है। हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर में काफी सफलता टीम को मिली है पिछले 4-5 सालों में, एंड वहां पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट निरंतर बना हुआ है। तो ये कई 4-5 सेक्टर में मैं कहूंगा दूसरे सेक्टरों के मुकाबले हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है, और मिल रही है आज की तारीख में भी। जी हाँ। तो प्रशांत जी ने, अगर आप देखें, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज आईटी पे ज्यादा फोकस किया है। प्रशांत जी, एक और चीज, जब आप इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, आप यकीन मानिए रियल एस्टेट स्पेस पूरा मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड कर रहा है सर। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आज भर में हो गया हो या फिर 10 दिन में हो गया हो। पहले सरकार ने लो कॉस्ट हाउसिंग को काफी प्रमोट किया, फिर आप देखिए कि कोविड आ गया, लोगों की बड़े घर की चाह, इंटरेस्ट रेट ने अगर आप देखें काफी आदमी को इन्फ्लुएंस किया कि भाई 6.6 पे मैं क्यों ना हाउसिंग लोन लूं। अच्छी बात है सर कि ये साइकिल बहुत साल तक सस्टेन करती है, अमूमन 8, 9, 10 साल, दशक भर। सर, यहां पर पैसा कमाने की कितनी गुंजाइश है, बनाने की कितनी गुंजाइश है? देखिए, जरूर गुंजाइश। अभी आपने जैसे कहा, पिछले 1-2 साल में रियल एस्टेट सेक्टर ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हमारी टीम ने डायरेक्टली रियल एस्टेट कंपनीज में इतना पैसा नहीं लगाया है, पर ये जो पूरा फिनोमिनन है हाउसिंग डेवलपमेंट, हाउसिंग का जो पिकअप हुआ है, उस पिकअप का कई अलग अलग एरियाज में बेनिफिट हुआ है। एज एन एग्जांपल, जो बिल्डिंग मटेरियल्स रिलेटेड कंपनियां हैं, उनको भी बेनिफिट होता है। अगर ज्यादा घर बनते, ज्यादा हाउसेस बिकते हैं, तो जो घर में जैसे पेंट्स कंपनीज हैं, उनको भी फायदा होगा। जैसे पाइपिंग कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां हैं, ये अलग अलग कई भांति की कंपनियों को रियल एस्टेट के तेजी से फायदा होता है। एंड टीम ने हमारी जो निवेशकों के लिए इन अलग अलग सेक्टर्स में काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। खेमका साहब, आप पेशे से इंजीनियर हैं, और आप कुछ थीम्स बाजार में खुलते हुए देख रहे हैं लगभग 1.5 दशक 2 दशक के बाद, जैसा कि हम लोग स्वागत दोबारा कर रहे हैं तेजी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारतवर्ष में अब आपको चाइना +1 के थीम पर बनती हुई दिख रही हैं। ये जो नए आयाम और मुकाम आपको भारतीय बाजार लगाता हुआ दिखता है, खासकर अर्थव्यवस्था में, व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट इसको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। ये तो जरूर से टीम इन सभी क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज देख रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है, किया हुआ है, और भी आगे चल के कर रही है। इसमें एक चीज बहुत देखने की इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हो सकता है एकदम डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो अपने को लगे आमतौर पर आदमी, उसमें कोई अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करने को न मिले। एज एन एग्जांपल, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल दिया। 2003 से 2000 या पहले दशक के, सेंचुरी के पहले दशक में आपको पता ही है कितना नेशनल हाईवे प्रोग्राम जो है, लाखों किलोमीटर के हाईवेज बिल्ड किए गए, राइट। एंड तभी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज एंड रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत ही फेवर में थी, एंड उनके दाम बहुत आसमान पे छू गए थे। बट
उस एरिया में, उन कंपनियों में निवेशकों का पैसा नहीं बना इतना फाइनली। उसके रिलेटेड सेक्टर्स में ज्यादा मुनाफा हुआ। जैसे कि सीमेंट कंपनीज है, कई सीमेंट कंपनीज में बहुत बेनिफिट हुआ। ओवरऑल ये हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से ऑटोमोबाइल की सेल्स इंप्रूव हो गई, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो गया। तो फूड चेन में, पूरे वैल्यू चेन में कहां पे निवेशकों को पैसा बन सकता है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंगली सिर्फ वो, और कई बार हो सकता है कि फूड चेन में कहीं पे भी ना हो वैल्यू। अभी आप मोबाइल टेलीफोनी देखिए, दुनिया भर में वायरलेस टेलीफोनी बहुत कम देशों में, अमेरिका को ले लीजिए आप, जहां पे मैंने 20 साल पहले जब 21 साल पहले जब मेरी पिछले फर्म गोल्डमैन सैक्स में मेरी शुरू की थी, मैं टेलीकॉम कवर करने से शुरू किया था, तो मोबाइल टेलीफोनी एकदम तेजी से बढ़ रहा था, बट वायरलेस कंपनीज को नफा नहीं हुआ। सबसे पहले कोई सोचेगा तो सोचेगा अरे वायरलेस कंपनीज को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा क्योंकि उनसे सब लोग ये खरीद रहे हैं टेलीकॉम कनेक्शन। बट सबसे ज्यादा नफा इसमें किसने कमाया? फाइनली एप्पल ने कमाया। और दूसरी ये जो फैंग कंपनीज है, दूसरी टेक कंपनीज है जो ये मोबाइल फोन के जरिए से लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उन्होंने पैसा कमाया। तो मैं यही बात फिर से आज की तारीख में भी कहूंगा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल स्पेंडिंग की जो बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि जो एकदम डायरेक्ट बेनिफिशियरी लगे, डायरेक्टली काम करते हुए दिखे इन सेक्टर में, उन्हीं को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इनका जो इफेक्ट्स होगा, हो सकता है निवेशकों के लिए वैसी कंपनियों में ज्यादा मुनाफा की गुंजाइश हो। डिपेंड करता है क्या कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, कहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। सिर्फ ग्रोथ से निवेशकों को फायदा हो वो जरूरी नहीं है। साथ में प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत जरूरी है, जो कि टेलीकॉम कंपनीज में कभी उनके पास रहा नहीं। वायरलेस कंपनीज इंडिया में भी आपने देखा कट-थ्रोट कंपटीशन रहा। कई कंपनीज जो थी तब की बड़ी से बड़ी कंपनियां आज बड़ी कंपनियां नहीं रही। तो वो बहुत ही एनालाइज करके, सोच समझ के, सिर्फ कोई एक सेक्टर ग्रोथ सेक्टर है तो उसमें निवेश सिर्फ उसी के लिए करना शायद फायदेमंद न हो। जो कंपनियां हैं उनको आगे चल के क्या कैश फ्लोज रहेंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, वो बहुत ही खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। सर एक और चीज है, एक ऐसा स्पेस जो कि इस पूरे कोविड एरा से अगर आप देखें बहुत स्ट्रांगली कोरिलेट रहा है, चाहे वो एविएशन हो, एग्जीबिशन स्टॉक्स हो, होटल स्टॉक्स हो, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म हो, और आपके रेस्टोरेंट स्टॉक्स हो। सर एक चीज तो बताऊं आपको, इस बार कोविड 3 में, मीन ओमिक्रॉन के दौरान बाजार ने एक बहुत नपातुला रिएक्शन दिया है सर। फर्स्ट कोविड में ह्यूज हैमरिंग थी, लेकिन इस बार ये स्टॉक्स हैमरिंग नहीं हो रही है, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है, इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। बाजार ने बहुत नपातुला रिएक्शन दिया है इस बार। सर इस स्पेस में आपकी राय क्या है? आप कमिटेड है थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोग? सो अगेन कोविड के चलते इसमें अभी डर है ऐसा नहीं है। जब तक के कोई एक वैक्सीन है जो कोविड के सामने इफेक्टिव है, तो कोविड मार्केट के नजरिए में हिस्ट्री हो गई है। अब कोविड का ये कोई प्रभाव मार्केट में रहा नहीं है, एज लॉन्ग एज कि वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव रहे कोविड के अगेंस्ट। ऐसा कोई वेरिएंट ना आए जिसके सामने वैक्सीन ना चले। तो ये सब सेक्टर्स अभी जो है मार्केट ऑलरेडी वैसे ही एनालाइज कर रही है। मार्केट बहुत समझदार है, एनिमल बहुत समझदार है। 2020 में, मार्च के 2020 में पता नहीं था कोई वैक्सीन आएगी या नहीं, दवा आएगी या नहीं, और कितने लोगों को मारेगी ये महामारी के। लॉकडाउन, लोगों के मरने से इतना डर नहीं था मार्केट को, डर था लॉकडाउन से। अगर 6 महीना 12 महीना के लॉकडाउन हो गए, अगर बीमारी बहुत ही ज्यादा सीरियस होती, जितनी हुई उससे भी ज्यादा सीरियस होती, तो 6-12 महीने के लॉकडाउन हो जाते, तो ये सब एयरलाइंस हो या होटल्स हो या ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट हो या मल्टीप्लेक्स हो, ये सब बैंकरप्ट होने की काफी हाई गुंजाइश थी। इसलिए उस टाइम बहुत ज्यादा पिटे थे वो। पर अभी आज वो वैसा कोई डर है नहीं। सही हो या गलत वो पता नहीं, बट आज वैसा कोई डर है नहीं। इसलिए ये ज्यादा नॉर्मली ट्रेड कर रहे हैं, और इनमें भी हमारा बिल्कुल सिलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट्स है।
मैं पिछले 2 दशक से इंतज़ार कर रहा था कि एक गोल्डन पीरियड भारतीय अर्थव्यवस्था का और बाज़ारों का आपको आता हुआ दिखे, जो लगभग 1 दशक या 1.5 दशक तक हमें चलता हुआ दिखेगा। ये शायद हम उस सुनहरी सुबह पे फ़िलहाल खड़े हुए हैं। कोई ऐसी खलिश दिमाग में, कोई ऐसी परेशानी आपके ज़हन में जो आपको आती हुई दिखती हो, जिससे ये बेहतरीन गोल्डन बुल रन जो है वो डिरेल होता हुआ दिखे? सर्टनली आपने 2 दशक की बात की, मैं भी 4 दशक से बचपन से यही उम्मीद में है जी। कि गोल्डन पीरियड आएगा और जरूर लगता है कि भारत का गोल्डन, वी आर इन द गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया। और ये सुनहरा जो है युग कह सकते हैं, वो बहुत लंबा चलेगा भारत के लिए। अब परेशानियां का तो ऐसा है कि किसी ने कहा है कि अच्छी न्यूज जो आती है वो धीरे धीरे आती है, जो खराब न्यूज आती है वो एकदम अचानक से बिना कोई संदेशा दिया आती है। जैसे कि कोविड हुआ, हालांकि बाजार को इसका कुछ असर नहीं पड़ा। तो ऐसी कोई परेशानी जो अगर है भी तो वो क्या है, इतनी लो प्रोबेबिलिटी पे है, जैसे कि कुछ जियोपॉलिटिकली कुछ हो जाए दुनिया में। अब कोविड जैसा कुछ नया आ जाए। कोविड का 2 साल पहले तो कोई आप 20 परेशानियां लिखने बोलते शीट पे, या 50 परेशानियां भी लिखने बोलते शीट पे, या रिस्क, तो कोविड का उसमें नंबर नहीं लगता। बट ऑल ऑफ अ सडन कहीं से आ गया। तो ये जो अननोन रिस्क है, वो रिस्क बिकॉज वो है ही अननोन रिस्क, उनका अंदाजा लगाना अगेन नामुमकिन सा है। अदरवाइज जो जियोपॉलिटिकल है, कोविड कुछ हाथ से निकल जाए, वो सब जो रिस्क है, दोज आर टेल रिस्क, जो एकदम बहुत ही मामूली सा रिस्क है, जो कि अगर हुआ तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, बट द प्रोबेबिलिटी जो है उसकी बहुत ही लो है। अदरवाइज ऐसी कोई रिस्क आज तो नजर में नहीं आती। जी। और एक सिर्फ ऐड करूं मैं, तो अगर कोई इन्फ्लेशन, नियर टर्म इन्फ्लेशन थोड़ा हाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे हिसाब से। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस बिल्ड इन हो जाए फॉर लॉन्ग टर्म टू बी वेरी हाई इन्फ्लेशन, तो एक थोड़ा ग्लोबली उसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि आज उसकी कोई ऐसी खास रिस्क दिख नहीं रही। जी, खेमका साहब, बहुत ही अच्छा आपका जवाब था और इसमें दूरदर्शिता ज़्यादा है और ये एक बहुत ही अच्छी सीख हमारे लाखों दर्शक आपसे लेते हुए दिखेंगे। प्रशांत जी, आखिरी सवाल। आप लगभग 4 दशक से बाज़ार में जुड़े हुए हैं, मुझे 25 साल हो गए। हमारे साथ लाखों करोड़ों नए निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था में अब जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट्स में निवेश कर रहे हैं। आपका तजुर्बा क्या कहता है? 3 ऐसी चीज़ें आप बताएं जो ये नए निवेशक अपनी गांठ में बांधें और कम से कम नुकसान उठाएं और इस स्वर्णिम काल में बहुत पैसा कमाएं। बिल्कुल बढ़िया सवाल आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल। पर मैं ये भी कह दूं, मेरे जवाब का ये नए निवेशकों पे कोई असर नहीं होगा। वो मुझे शायद बेवकूफी समझेंगे, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह 1985 में सबसे पहली बार मार्केट में फैमिली के जो पोर्टफोलियो थे तभी उनको समझने और इन्वेस्ट करने में एंटर हुआ था। और तभी 1985 का साल सेंसेक्स के लिए आज तक पिछले 40 साल में आई बिलीव सबसे बेस्ट साल रहा है, जबकि सेंसेक्स करीबन 100% ऊपर हुआ था। तो मुझे भी लगा था तब एकदम कम उम्र में कि हर साल पैसा डबल हो सकता है मार्केट में, तो और आप 5,000 से करोड़पति 10-11 साल में बन सकते हो, और एकदम कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। और वही हाल आज मैं देखता हूं कई निवेशकों का है। पिछले 12 महीने में, 18 महीने में कई लोगों के पैसे डबल हुए हैं। मार्केट 50% ऊपर गया, बट स्मॉल कैप जो है कोविड के बॉटम से ट्रिपल हो गया है। तो आज कई निवेशकों में ऐसी धारणा हो गई है, ऐसा विश्वास हो गया है कि मार्केट में 150% तो निकल जाएगा साल का। एंड वो एक बहुत ही रिस्की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को उधार लेके तो पैसा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, जो कई लोग कर रहे हैं आज की तारीख में। एंड ये समझ के चलना चाहिए कि मार्केट ओवर टाइम 10%, 11% रिटर्न देगा, तो वो बहुत ही अच्छा है। एंड उतनी ही
अपेक्षा रखनी चाहिए। जी। 150% रिटर्न की अपेक्षा रखने में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं बट भारी नुकसान भी हो सकता है अगर ये नए निवेशक ज्यादा और ज्यादा रिस्क ले, या तो उधारी लेके और या फिर एकदम रिस्की सेगमेंट माइक्रो कैप स्मॉल कैप वो सब में, क्योंकि लोगों को ऐसे टाइम पे लगता है 2-5 रुपए का स्टॉक तो आराम से 15-20 रुपए हो जाएगा। 5,000 रुपए का स्टॉक थोड़ी ना 10-15 हजार रुपए होगा, और वो ये 2-5-10-20-25 रुपए का स्टॉक लेने में लगे रहते हैं, क्योंकि वो स्मॉल एंड माइक्रो कैप में ज्यादा तेजी लगती है नियर टर्म में। पर जब वो डाउनफॉल आता है तो उनमें सबसे शार्प डाउनफॉल आता है, और आप सभी पूरा पोर्टफोलियो आपका उसी एरिया में हो और ऊपर से उधार हो, तो फिर आप ये जरूर इंश्योर करिएगा कि आपके पिताजी आपको बेल आउट कर ले वो टाइम पर। क्या बात है खेमका साहब, इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमारे साथ आपने शेयर किया पिछले 22 मिनट में। आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। व्हाइट ओक ग्रुप के जितने निवेशक हैं, हम सब की तरफ से उनको नव वर्ष की, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने एवरेज रिटर्न कहा है उससे ज़्यादा आपकी रिसर्च टीम आपके निवेशकों को कमा के देगी। आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।